नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। आप सभी को पता है कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी इनसे संबंधित सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना है और वैल्यू पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे, उसे नोट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो शुरू होगा उसका टॉपिक है धन विधेयक। धन विधेयक से संबंधित सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक में जो हम देखेंगे, पढ़ेंगे, वो होगा परिभाषा, धन विधेयक में शामिल विषय, साथ ही साथ निर्धारण कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, लोकसभा धन विधेयक पर क्या उसकी शक्तियां हैं, राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि नहीं, साथ ही साथ राष्ट्रपति और धन विधेयक के संबंध को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि धन विधेयक होता क्या है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार, यानी 110 के अनुसार, कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। यहाँ विशेष विषयों से मतलब है कर लगाना, कर कम करना या बढ़ाना, उसे नियमित करना या उसमें परिवर्तन करना, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से कुछ धन डालना या निकालना, भारत की संचित निधि में किसी व्यय से संबंधित धन दिया जाना, भारत की जमा पूंजी में से किसी खर्च के लिए किए जाने की घोषणा या व्यय बढ़ाने से संबंधित कोई भी बात, भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करने से जो भी विषय सम्मिलित होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि धन विधेयक जो है उसका प्रमाणन, निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ राज्यसभा धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना ही उसमें कोई संशोधन करने का वैधानिक हक रखती है। यानी राज्यसभा जो धन विधेयक है केवल उसमें ना अस्वीकार कर सकती है उसको और ना संशोधन कर सकती है। यद्यपि कि अगर उसने कुछ सुझाव दिए हैं तो लोकसभा उसे मान सकती है या फिर न मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस निर्णय को, जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है धन विधेयक पर, उस निर्णय को न्यायालय, सदन या राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इस पर, धन विधेयक पर, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है वो पेश किया जाता है। साथ ही साथ राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद स्वतः ही यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। संयुक्त बैठक जैसी किसी भी बात का प्रावधान धन विधेयक में नहीं दिया गया है। ये धन विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में सेम टॉपिक्स की चर्चा। ऐसा विधेयक जो कि जिसका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाते हैं। उन विषयों को छोड़कर जो धन विधेयक में वर्णित हैं, यानी धन विधेयक पर वर्णित, धन विधेयक में वर्णित समस्त विषयों को छोड़कर ऐसे कोई भी मैटर जो वित्त से संबंधित होते हैं वो विधेयक वित्त विधेयक कहलाते हैं। इनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में की गई है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है
इसमें राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी वह इसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे पारित करने से इनकार कर सकती है, या फिर मतलब जो भी शक्तियां राज्यसभा को अन्य विधेयकों पर प्राप्त होती हैं वो ही शक्तियां वित्त विधेयक पर राज्यसभा को इसमें प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है, आप ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या संबंध या क्या अंतर है। तो जो धन विधेयक होता है वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन जो प्रत्येक वित्त विधेयक होता है वो धन विधेयक नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिगर से भी समझ आ रहा होगा कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं फिगर के माध्यम से, ये बात आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है कि धन विधेयक जो वित्त विधेयक के अंदर आ रहा है और ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये जो है ऐसे विषय हैं जो धन विधेयक से अलग होते हैं। ठीक है, तो मतलब धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में बताएं आपको, तो इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है, मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। वहीं इसकी अवधि 1 माह है। जब गैर सरकारी सदस्य द्वारा कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो सदन की अनुमति लेनी जरूरी है। ठीक है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। अध्यक्ष के प्रमाणन की भी आवश्यकता नहीं होती। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यह भेजा जाता है। असहमत की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बातें साधारण विधेयक से संबंधित थी कि साधारण विधेयक कोई भी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, किस राष्ट्रपति अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये सारी बातें संबंधित थी साधारण विधेयक से। बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की। तो संविधान में संशोधन मूलतः 2 तरीकों से होता है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। यद्यपि कुछ विषयों पर हमें संविधान में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा भी देखने को मिलते हैं। संविधान में के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। अगर हम साधारण बहुमत को शामिल कर लेते हैं तो फिर 3 पद्धतियां हैं जिनसे संविधान संशोधित किया जाता है। यद्यपि संविधान के उन भागों में संशोधन नहीं किया जा सकता जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया हो। तो संविधान में जो साधारण बहुमत से उपबंध संशोधित किया जा सकते हैं उनमें संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसदीय विशेषाधिकार, साथ ही साथ संसद व्यवस्था के स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजी गई अपीलों से संबंधित, साथ ही साथ कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें से ये प्रावधान और अन्य ढेर सारे प्रावधान जो कि संविधान में वर्णित हैं, ये तो कुछ उदाहरण थे, वो साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन प्रावधानों की जिनके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। तो विशेष बहुमत संविधान के अधिकांश उपबंधों में, मतलब जो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से या फिर साधारण बहुमत से चेंज हो सकते हैं, उन सभी को छोड़ करके लगभग अधिकांश उपबंधों में संशोधन के समय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष या विशिष्ट बहुमत से हमारा तात्पर्य है कि सदन की कुल संख्या का साधारण बहुमत तथा
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत की आवश्यकता संसद के दोनों सदनों में होती है, यानी संविधान संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट आता है, तो हमारा आता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी ऐसे विषय जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। अगर इनके कुछ विषयों की बात करें हम, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए न्यायालय, संघ की न्यायपालिका, राज्यों की उच्च न्यायपालिका, संघ और राज्यों के विधायी संबंध और स्वयं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है। अनुच्छेद 368 के अधीन रहते हुए संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में अगर विरोध है तो गतिरोध दूर करने के लिए किसी भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार जब उसके पास साधारण विधेयक अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो वह अनुमति ना देकर उसे सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन विधेयक अनुमति के लिए गया है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ना ही विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है, यानी संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते हैं, यानी अनुमति देने के लिए वो बाध्य हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को जो कि धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्रपट लिखा हुआ है। यहाँ आपको करना है यहाँ जहाँ प्रपट लिखा हुआ है यहाँ होगा प्राप्त, ध्यान रखिएगा, प्राप्त। तो आपको क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। निम्न में से सही कूट का चयन करें। धन/वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा के तुलना में अनन्य रूप से शक्तियां जो प्राप्त हैं उनकी बात करनी है। 4 ऑप्शन है ABCD, ACD, BCD। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धन वित्त विधेयक के केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी A सही है, B सही है, C सही है। तो ABC सही है, यानी ऑप्शन नंबर B। जबकि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो अधिकार है वो किसके पास है, राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 उसका ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। लोकसभा विधेयक को आगे पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है।
डी राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। ये बात आपको बतानी है कि राजधन विधेयक में क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, कौन सा सही है, ये बात आपको बतानी है। बी, धन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में किसी में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, और जबकि धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। 4 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। पहले में राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, दूसरे में दोनों में, तीसरे में लोकसभा में नहीं किया जा सकता, चौथे में लोकसभा में किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर में कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 14 दिन। अभी हमने पीछे ही पढ़ा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कितने दिन रोक सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। 14 दिन तक जो है लोकसभा राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां दिया गया है, ये बात आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक के बात में जो साधारण विधेयक होता है उसमें आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है, ना संविधान संशोधन में, ना वित्त विधेयक में, और ना ही धन विधेयक में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ये बात आपको बतानी है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस हैं 109, 110, 111, ए बी दोनों। जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 110। एक धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है, जबकि 109 का संबंध धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रियाओं से, 111 का संबंध विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है। तो 109 विशेष प्रक्रिया और 111 विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शंस आर प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा, ये बात आपको बतानी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निश्चय विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है, उसे संसद, न्यायालय या फिर राष्ट्रपति द्वारा कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात हम आपसे कर चुके हैं वीडियो शुरू होने के समय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 110(3) के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक पर निर्णय लेता है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से जुड़ा उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। प्रश्न नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जुर्माने या अर्थदंड से जो उपबंध सम्मिलित हैं वो धन विधेयक से संबंधित नहीं है, जबकि कर लेने से, उधार से संबंधित, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से जुड़ा कोई भी मामला हो तो वो कैसे काउंट होगा? मनी बिल की तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटीज के आरक्षण की अवधि बढ़ाने से, मुक्त व्यापार समझौता से, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटीज के आरक्षण से इस 126वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, जो कि आपका होमवर्क होगा कि 123वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है। ये बात आपको बतानी है कि 123वां संविधान संशोधन बिल किस चीज़ से संबंधित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और 123वां संविधान संशोधन बिल किस संविधान में कौन सा संशोधन है, किस नंबर का संशोधन है। जैसे 126वां संविधान संशोधन 105वां संशोधन था, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 123वां संविधान संशोधन संविधान में किस नंबर का संशोधन होगा। ठीक है, तो ये थे 10 प्रश्न आज के। उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है आपको समझ में आए होंगे। धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, कैसे पारित होते हैं, ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए फिर वीडियो को एक बार आप सब लाइक कर दें और सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। मैं रोज़ ये बात कहता हूँ, आप लोग करते नहीं हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो 10वां प्रश्न है इसका आंसर सारे लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।